हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। होम एजुकेशन के इस चैनल के माध्यम से होम साइंस का क्लास ले रही हूँ। जो यह सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ वह टीजीटी, पीजीटी, अदर एग्ज़ाम के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। होम साइंस में 5 ब्रांच होते हैं। पहला न्यूट्रिशन साइंस यानी कि आहार एवं पोषण विज्ञान। दूसरा टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान। तीसरा होता है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा। और चौथा होता है होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन। और पांचवा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बाल विकास के ऊपर होगा, जो हमारी ये फर्स्ट क्लास होगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बाल विकास का इतिहास है। बाल विकास का इतिहास यानी कि हमें इसकी हिस्ट्री पढ़नी होगी। बाल विकास का इतिहास अगर हम इसके नज़र से देखें, अगर बाल विकास की दृष्टि का बाल अध्ययन अगर हम करें तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 16वीं शताब्दी से इसे कोई नहीं जानता था, इसका कोई महत्व नहीं देते थे। लेकिन सर्वप्रथम जॉन आमस कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया और इन्होंने 2 बुक की रचना की। पहली बुक का नाम है स्कूल ऑफ इन्फेंसी और दूसरी बुक का नाम है ऑर्बिस पिक्टस। जॉन आमस कमीनिस ने इन्होंने समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया और बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का भी शुभारंभ किया। इन्होंने 2 बुक लिखी। पहली बुक का नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी और दूसरी बुक का नाम था ऑर्बिस पिक्टम। स्कूल ऑफ इन्फेंसी सन 1928 में लिखी गई, 1628 में लिखी गई और ऑर्बिस पिक्टस जो 1657 में लिखी गई। जॉन आमस कमीनिस ने इन्होंने कहा कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। इन्होंने कहा बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। अब जाहिर सी बात है कि बालक का मन और एक वयस्क व्यक्ति का मन दोनों का ही भिन्न होगा। दोनों की विचारधाराएं अलग होगी, दोनों का रहन सहन अलग होगा, दोनों की विकास अलग होगा, हर चीज़ अलग होगी। इसलिए इन्होंने कहा, इनका एक स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा, जॉन आमस कमीनिस ने कहा बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। इसके बाद 1774 में पेस्टोलॉजी ने इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास के लिए एक विस्तृत विवरण दिया जिसे बाल विकास का प्राथमिक विवरण माना गया। अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। 1931 में ब्रांसन अलकाट ने एक जीवनी लिखी, वो भी अपनी पुत्रियों के ऊपर। जिनकी पुत्री का नाम था अन्ना और दूसरी पुत्री का नाम था लुइजा। इन्होंने अपनी पुत्री के ऊपर जीवनी लिखी सन 1931 में। अब हम थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है 1876 में टेन ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है इन्फेंट डेवलपमेंट। 1876 में टेन ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है इन्फेंट डेवलपमेंट। इन्होंने 1876 में ये बुक लिखा जिसमें बालक के भाषा विकास पे प्रकाश डाला। इसके बाद डार्विन ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, इनकी पुस्तक का नाम है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। इन्होंने एक बुक प्रकाशित की। कौन? डार्विन ने। 1821 में विलियम प्रेयर, यहाँ पे लिख देती हूँ 1881 में एक जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम है विलियम प्रेयर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है द माइंड ऑफ चाइल्ड। इनकी एक जीवनी थी, उस जीवनी का नाम था द माइंड ऑफ चाइल्ड।
ये अपने 3.5 वर्षीय या 3 वर्षीय बच्चे के ऊपर विकास के क्रम को लिखा था। कौन? विलियम प्रेयर ने। इनके पुत्र की जीवनी थी जिसमें द माइंड ऑफ चाइल्ड में अपने 3 वर्षीय बालक के ऊपर लिखा था। अब हम थोड़ी और चलते हैं आगे, तो 19वीं शताब्दी आती है। अभी तक तो 16वीं शताब्दी तक कोई नहीं जानता था। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल आए। 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल आए। इन्होंने 2 विधियाँ दी। एक का नाम था वस्तुनिष्ठ विधि, दूसरी विधि का नाम था प्रश्नावली विधि, जिसमें वस्तुनिष्ठ विधि उतनी प्रमुख नहीं थी जितना कि प्रश्नावली विधि थी। स्टैनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए 2 विधियाँ दी। एक विधि का नाम था वस्तुनिष्ठ विधि और दूसरी विधि का नाम था प्रश्नावली विधि, जिसमें वस्तुनिष्ठ विधि उतनी विकसित नहीं थी जितना कि प्रश्नावली विधि थी। स्टैनले हॉल ने 1904 में एक पुस्तक लिखी, वो भी किशोरावस्था पे। उस पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस। स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस, जो 1904 में लिखी गई थी। एडोलेसेंस किशोरावस्था के बारे में लिखा गया था। स्टैनले हॉल ने 1893 में पहली बाल अध्ययन सोसाइटी अमेरिका में स्थापना की। पहली बाल अध्ययन सोसाइटी जो कि अमेरिका में कब खोली गई थी? 1893 में। वो भी किसने? स्टैनले हॉल ने। पहली बाल अध्ययन सोसाइटी कहाँ खोली गई थी? अमेरिका में, वो भी बाल अध्ययन के क्षेत्र में। अब थोड़ी हम और आगे चलते हैं। 1906 में पहली बाल अध्ययन, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं थी, ये अंतर्राष्ट्रीय कब? 1906 में पहली बाल अध्ययन, जो कि बाल अध्ययन के क्षेत्र में थी, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, सभा एक आयोजित की गई। 1951 में स्टैनले हॉल के प्रयासों से पेडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका प्रकाशित हुआ, जिसमें बाल विकास के संबंध में लेख छापे गए थे। पत्रिका जो कि नाम था पेडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका। कब? 1951 में। किसने किया था? स्टैनले हॉल ने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से विकासात्मक मनोविज्ञान के संबंध में लोगों के बीच एक जन जागृति विकसित हुई और 1920 के आसपास में व्यवहारवाद के संस्थापक यानी कि जॉन वाटसन, इन्होंने बालक के ऊपर पालन पोषण के संबंध में एक लेख प्रस्तुत किए और बहुत सारे अनेकों कार्य किए जो बालक के संबंध में होने लगे। लेकिन 1949 के आसपास में बालक के विकास के क्रम में बालक के विकास का जो भी कार्य था उसमें कमी आने लगी। लेकिन फिर बाद में 1950 में फिर पुनः वेग पकड़ा, फिर आगे कार्य होने लगे और इस समय विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन थे बालक के विकास के ऊपर थे, जो भी आर्थिक थी वो भी आर्थिक सहायता मिलने लगी। 20वीं शताब्दी के अंदर में बहुत सी जो प्रवृत्तियाँ थीं वो भी होने लगी, जैसे कि बहुत सारी विधियाँ होने लगी, वैज्ञानिक विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और अनेकों प्रकार के विशिष्ट प्रकार के अध्ययन शुरू होने लगे। बहुत सारे परीक्षण आंदोलन विकास हुए और जो विकासात्मक था, जो कुसामाजिक लोग थे या समाजसात्मक बालक थे, उनको उचित प्रकार के निर्देशन होने लगे और जो पूर्वशाली बालक थे उनको उत्तम प्रकार की शिक्षा भी प्रदान होने लगी। इस प्रकार से अनेकों कार्य होने लगे। फिर आता है बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता। अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। बाल विकास अध्ययन की आवश्यकता। हमें बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम बालकों के अध्ययन के बारे में जान पाएंगे। हम गृहिणियाँ अक्सर अपने घर में बालकों का अध्ययन करेंगे तो हमारे वो दैनिक जीवन में उपयोगी होगा। इसलिए हमें बाल विकास के अध्ययन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए, उनकी जो भी दिनचर्या होती है उनको सुखी बनाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उनके जो उनकी शिक्षा होती है उनको शिक्षा देने के लिए
और जो समायोजन संबंधी समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए बालक को एक नई दिशा, एक विकास की दिशा निर्धारित के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। बालक के व्यवहार में जो भी भविष्यवाणी होती है वो भविष्यवाणी पढ़ने के लिए हम विकास के अध्ययन की आवश्यकता होती है। बालकों के विकास के वातावरण को महत्व देने समझने के लिए हमें ज़रूरत होती है। बाल विकास, अब हम ये जान गए हैं कि बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।